पीएससी ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम में 2022 वाला एग्जाम में 329 रैंक रखा हूँ और पिछले साल ही रिजल्ट आया था और इसी साल ही मैं ट्रेनिंग में हूँ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ट्रेनिंग की 15 दिन हुआ है। तो अभी मैं ओडिशा रेवेन्यू सर्विस जॉब में हूँ और ट्रेनिंग। किसी को कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, मेरा ये फॉर्मूला है, मेरे को किसी को प्रूफ करना ही नहीं है। मेरे को अपने को प्रूफ करना है क्योंकि मुझे ही खुश रहना है, मेरी जिंदगी है। मैं जीऊंगा तो अपने बाप का नाम होगा, मैं खुश हूंगा तो मेरा ही सब कुछ मेरा ही है। दुखी भी मैं हूँ, खुशी भी मैं हूँ, किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। इसलिए किसी का भी कमेंट नहीं सुनना है। बाहर के इंसान कोई भी कुछ बोले उनको कुछ प्रूफ करने नहीं जाना है, उसको आंसर नहीं देना है। सक्सेसफुल इंसान उठा लो दुनिया का, उसको पता है करना क्या है, उसको क्या चाहिए जिंदगी में, वो एग्जाम हो या जो भी हो। आपको पहले पता होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या। किसी को क्या मतलब, मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, किसी और के लिए नहीं चाहिए दिखाने के लिए। अगर मुझे चाहिए तो मैं ही उसके लिए मेहनत करूँ। अगर आप अपने से बात नहीं कर रहे हो दिन में एक बार, तो आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही important मीटिंग मिस कर दिया। किसके साथ? मोस्ट। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हमारा तीसरा एपिसोड है, व्हाट इफ नॉट एफओ देन व्हाट। तो आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर मनमत पात्रा, जो कि मेरे इमीडिएट सीनियर भी हैं कॉलेज में, और वो करंटली उन्होंने ओपीएससी क्लियर किया है और उनको भी उड़ीसा रेवेन्यू सर्विस मिला है। तो स्टार्ट करते हैं मनमत सर के हमारे इंट्रोडक्शन से। सर आपका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन से आप दे सकते हैं तो। हेलो गाइस, पहली बात ये है कि जूनियर के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जूनियर से इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग। तो पहली बार मैं अपने जूनियर के चैनल में इंटरव्यू मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये मेरे लिए एक अच्छी मतलब गर्व की बात है। तो मैं मनमत पात्रा हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और मैं अगर आप अपने से बात नहीं कर रहे हो दिन में एक बार, तो आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दिया। किसके साथ? मोस्ट पीएससी ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम में 2022 वाला एग्जाम में 329 रैंक रखा हूँ और पिछले साल ही रिजल्ट आया था और इसी साल ही मैं ट्रेनिंग में हूँ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ट्रेनिंग भी 15 दिन हुआ है। तो अभी मैं ओडिशा रेवेन्यू सर्विस जॉब में हूँ और ट्रेनिंग के बाद रियल पोस्टिंग होगी। यही मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन जॉब। सर आपके इस सिलेक्शन के लिए। तो सर थैंक यू, थैंक आप अपने जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। यू। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ओयूएटी भुवनेश्वर से, जिसमें मैं प्लांट फिजियोलॉजी में एमएससी कर रहा था। 2 साल का एमएससी है। इस एमएससी के दौरान ही प्रिपरेशन भी चालू था। फर्स्ट ईयर में मैं एमएससी के फर्स्ट ईयर में मैं 2 मार्क्स से प्रीलिम्स में रह गया था और सेकेंड ईयर में मैं प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, एक ही बार में हो गया। और सर आपकी ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन बैंगलोर में जीके वीके में हुआ था। तो वहाँ पे मैं बीएससी एग्रीकल्चर किया था और गुप्ता जी हमारे जूनियर थे, आकाश गुप्ता जी, और हम उनके इंट्रोडक्शन ले रहे थे। अब हम उनको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, गुप्ता सर। तो सर लाइक आपने कैसे अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी? लाइक आप जो और फील्ड है उनमें क्यों नहीं गए, आपने सिर्फ यूपीएससी क्यों चूज किया था? पहली बात है कि सबका अलग अलग चॉइस होता है। जैसे किसको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, किसको सिविल लाइन में जाना है, किसको रिसर्च करना है, किसको बिजनेस करना है, किसी को स्टार्टअप वगैरह करना है। जिसको जो मन है उसको सोचना चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन है। जैसे मैं उस टाइम पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टाइम पे सोचने लगा था कि क्या करूँ। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन थे कि एग्रीकल्चर में एमएससी पीएचडी करके उसी में जाऊं तो साइंटिस्ट बन सकता हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकता हूँ, नहीं तो कोई कंपनी वंपनी में जा सकता हूँ, या फिर क्या कोई स्टार्टअप वगैरह कर सकता हूँ एग्रीकल्चर में। लेकिन मैंने सोचा कि उसी में मैं ज्यादा खुश नहीं रहूंगा मेरे हिसाब से। तो मैं थोड़ा सोचा कि मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत है कि जानने के लिए, चीजों को, बहुत सारी चीजें जानने के लिए। और मैं सोचा कि उसमें भी जॉब वगैरह निकलते नहीं एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा। तो मैं सोचा कि इसमें मतलब सिविल लाइन में पढ़ूंगा तो एटलीस्ट अलग अलग जनरल लाइन का जो भी एग्जाम है वो भी दे सकूंगा। और एग्रीकल्चर वैसे भी तो पढ़ रहा हूँ और यूपीएससी में प्रिपेयर करूंगा तो उसमें ऑप्शनल भी एग्रीकल्चर रहेगा। तो एग्रीकल्चर पढ़ूंगा तो एग्रीकल्चर भी कवर हो जाएगा। तो ये मतलब मेहनत ज्यादा लगेगा लेकिन सेफ्टी ज्यादा रहेगा, यही सोच के पढ़ाई किया था। फिर डिसाइड किया कि इसी में ही जाना है और यही प्यार बन गया और इसी में ही लग गया। फिर यूपीएससी करते करते
मतलब वहाँ पे बैंगलोर में 4 साल पढ़ के आया, तो एमएससी करते टाइम मेरे दिमाग में आया कि यूपीएससी मैं करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे को पता चला कि मैं बाहर रहना नहीं चाहता, अपने स्टेट में रहना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं यूपीएससी पे अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। अभी तो छोड़ छोड़ दिया हूँ, लास्ट 2 साल से दे रहा हूँ एग्जाम वैसे ही, लेकिन मेरे को स्टेट में रहना है, क्योंकि पेरेंट्स के पास रह पाऊंगा। इतना पैसा इनकम करके खुश नहीं रहूंगा तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए स्टेट से सिविल सर्विस में चॉइस किया और इसी में ही हो गया भगवान की कृपा से। ओके सर। सर जैसे कि आपने अपनी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जो लोग यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि ड्रॉप लेके तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आपने एमएससी परस्यू की, तो फिर उसके साथ आपकी ये स्टडीज कैसे मैनेज हुई? स्टडीज भाई देखो, सबका प्रेफरेंस अलग है। मेरे को ऐसा था कि प्रिपरेशन अगर करूंगा तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, ये मेरे लिए था, क्योंकि मैं 1 साल नीट का प्रिपेयर किया हूँ। तो प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये वगैरह बहुत थे। मतलब खाली बैठा हूँ और एक ही एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई बैकअप नहीं है, तो मैं मतलब पूरा एकदम टेंशन होता था, होगा क्या, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, यही सोच सोच के ना पढ़ाई हो रहा है ना कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। और मतलब दुखी भी रहता था हर दिन। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गया था कि नीट प्रिपरेशन के टाइम पे सोच रहा था कि मैं जी क्यों रहा हूँ। वो स्ट्रेस एंग्जाइटी हो, एग्जैक्टली। इंसान अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने लगता है कि मैं हूँ क्यों, मेरे को मतलब कोई पूछ नहीं रहा, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, रुकना नहीं है मेरे लिए। आपको जिसको जो पसंद है वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये था कि मैं कुछ करता रहूं, बैकअप रहे, और उसी के साथ प्रिपरेशन करूंगा। और मेरे ऊपर भरोसा था खुद का कि मैं मेहनती हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे पता है टैलेंट कम है लेकिन हार्ड वर्किंग हूँ। तो इसीलिए मैं कोई भी कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं हार्ड वर्क करके कर लूंगा, यही सोच के किया था। लेकिन प्रिपरेशन जिसको करना है कोचिंग में जाके, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि आपको गाइडेंस मिलेगा, एक शेड्यूल होगा कि इसके बाद ये चीजें कवर होता जाएगा और उसका टेस्ट भी देते जाओगे, तो वो इजी है। सेल्फ प्रिपरेशन में बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मेरे लिए अपना प्रेफरेंस था, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। प्रिपरेशन अच्छा होगा मतलब अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके। लेकिन एक बार, अभी आजकल क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन यस कोर्स ले सर। सकते। तो आजकल कोचिंग जाने की कोई जरूरत भी नहीं है, वहां जाके कुछ देना करके सब ऑनलाइन ले रहे हैं। वहां जाके भी डिप्रेशन होना ही है, दिल्ली विल्ली जाके डिप्रेशन हो रहे बच्चे, और होगा नहीं कुछ, और घर घर आओगे रिटर्न फिर बोलेंगे कि क्या कर रहे थे करके। मतलब यही बोलते हैं, ये प्रिपेयर यस हर सर, एग्जैक्टली। सारे फील्ड में यही है। तो कुछ भी करो, अपने खुद को पूछो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और जो भी लो अपना डिसीजन लो। मतलब सारा पैरामीटर, सारे फैक्टर्स देख के कि मेरे लिए ये अवेलेबल है, ये चीजें कर सकता हूँ। तो यही सब सोच के, खुद से पूछ के, खुद के हिसाब से करना है। कोई बोल दिया कुछ भी ऐसे नहीं करना, अपने हिसाब से जो भी ठीक है वही करना। लेकिन सर जैसे कि मैं भी एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जैसे होता है ना कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से सिविल सर्विसेज में जाना, जहाँ पे सक्सेस रेट काफी कम भी होता है, तो इस चीज में ये वाले जो चीज है उससे आप कैसे ओवरकम किया कि भाई करना ही यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर जाना? देखो क्योंकि ये बात ये लॉन्ग है। जर्नी है सर, एक तो काफी लॉन्ग जर्नी है। जैसे कोई अगर इसके बारे में सोचता है, उसको लगता है कि पता नहीं कब होएगा इस जर्नी का एंड। तो उस चीज को कैसे ओवरकम किया सर आपने? मैंने पहले प्रिपरेशन शुरू किया था 3rd ईयर में यूपीएससी का। तो उस टाइम पे क्या है कि सीनियर से गाइडेंस लेके किया था, तो ओवरऑल बेसिकली मतलब बेसिक चीजें कवर कर लिया था। तो मेरे को पता चल गया था कि इसमें पढ़ना क्या है। तो जो भी प्रिपरेशन करेगा उसको पहले, मतलब कोई भी फील्ड में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एफओ एग्जाम तुम लोग दे दिए थे, फिर एफसीए जो भी दिए थे, जो भी कोई भी एग्जाम दोगे उसमें कितना सिलेबस है, उसमें कितना क्या है, कितना टाइम लगेगा, कितने स्टेज में, वो सबको पता, सब कुछ पता करने के बाद ही कूदना चाहिए। पहले कूद जाओगे, नहीं मेरे को दिखाना है सबको सिविल सर्वेंट बन के, तो वैसा नहीं करना, मतलब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम भी आने वाला है। इसीलिए पहले चूज करना है कि अगर ये करना है क्यों करना है, और सारा कैसे कैसे होगा वो सब सोचने के बाद जाके कूदना है। तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि यही करना है। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, डर भी लगता था, इस सारे एग्जाम में डर लगता है, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर लो, जब तक नौकरी नहीं हुआ है, लड़के लड़की जो भी हो, घर में प्रेशर पड़ता है, और
कोई भी एग्जाम ले लो, सिविल सर्विस हो या कुछ भी, नौकरी नहीं लगी तो मन में डर रहता है आपकी, कोई नहीं सुनता, कोई पूछेगा नहीं, सब ऐसे मतलब कमेंट मारते रहते हैं रिश्तेदार से लेके। मैं तो घर भी नहीं जाता था, यही सोच के कि बेटा करता क्या है, ये ना सुनना मुझे। ठीक, तो ये सब सब लगा रहेगा, लेकिन खुद से पूछना है कि मतलब जिसका मैं पूछता था, मनमत तेरे को करना है कि नहीं, बनना है कि नहीं, तो भाई ये मैं खुद को बोल के रखता था कि भाई देख, सक्सेस पाएगा तो तू ही पाएगा, फेलियर होगा तो तू ही होगा, किसी की बात नहीं सुननी है, तेरा मन क्या है। मतलब कोई भी शख्स के टाइम पे कि मैं पढ़ रहा हूँ, लोग स्टेटस छोड़ते रहते हैं पूरा, इतना बुक पढ़ लिया, यूपीएससी के बुक्स वगैरह, वो हर कोई बिगिनी बिगिनी में करता है। मैंने नहीं किया था, लेकिन मन तो करता था, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग अच्छे थे, गाली दे देते थे, बोलते थे कि ये करना है, ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, खुद के साथ जेन्युइन रहना है कि मुझे करना है, और मेहनत करते रहो, भगवान को पूरा एकदम पकड़ के रखो, भगवान प्लीज और कर दो मेरा सिलेक्शन, तब तक मेरे को जितना मेहनत करना पड़े करो, और हो जाएगा, उसके बाद किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है, एक बार हो जाए तब तक। और हमेशा हम्बल रहो, क्योंकि टेबल हमेशा मतलब टर्न हो जाता है, आज तुम खुश हो कल दुखी हो जाओगे, तो इसीलिए किसी को प्रूव करने के चक्कर में मत रहो, मेहनत करते रहो। सॉरी, प्रेशर एंग्जाइटी ये सब आएगा, लेकिन उसके बीच में दोस्तों से बात करते रहना है और फैमिली से बात करते रहना है, और माइंड में ये रखना है कि आपको दुनिया को प्रूव नहीं करना है, आपको बस अपने फैमिली के साथ ही रहना है। ओके, तो जैसे कि अभी सर ने बताया है, दो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है। पहली तो जैसे सर ने हमेशा बोला है कि हॉबी जो भी आप परस्यू करो उसको, चाहे आप कोई गेम खेलते हो या कोई जैसे जिस चीज से आपको इंटरटेन होता है वो चीज हमेशा परस्यू करनी चाहिए, वो बहुत हेल्प करती है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। ठीक है, कई बच्चे होते हैं जो कि सर 10-10 12-12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं और फिर वो एक धीरे धीरे टाइम वो क्या करता है, एक डिप्रेशन और एंजाइटी को वो करता है की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपने से बात नहीं कर रहे हो दिन में एक बार, तो आपने अपने जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दिया। किसके साथ? मोस्ट, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जब ये जान जाओगे कि आपकी खुशी ओनली फैमिली को ही फर्क पड़ने वाला है, तब आपको सोसाइटल प्रेशर नहीं पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, वो बुरा बोले फिर भी हंस देना है, जी मैं ऐसा ही हूँ। आपको कोई खराब बोले, हाँ, आप उसको प्रूव करने जाओगे, फिर वही खुद ही बोलेगा फिर कमेंट मार के। तो ओनली आपके पेरेंट्स ही दुखी है आपके लिए, और खुशी भी पेरेंट्स ही होते हैं। बाकी जो भी खुशी होता है आपके सक्सेस के बाद, वो भी फेक वाला ही होता है। जितने कॉन्ग्रेचुलेशन आएंगे आपको, वो भी फेक वाले ही होंगे, इतना तो गारंटी है, ठीक है। तो खुशी आपकी ही है, खुशी आपके पेरेंट्स वालों की है, इसीलिए दुनिया को भूल जाओ, और ओनली पेरेंट्स, अपने अच्छे दोस्त, उनसे बात करो, मजे मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और थोड़ा थोड़ा माइंड फ्रेश करते रहो। और बाकी लॉन्ग जर्नी में यूपीएससी या जो भी सिविल सर्विस एग्जाम हो, उसमें क्या करना है कि हॉबी, जिसका जो भी हॉबी है वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी या जो भी स्टेट सिविल सर्विस में सारे एग्जाम में पूछते हैं हॉबीज क्या है, क्योंकि एक इंसान का हॉबीज नहीं होगा तो वो इंसान कंप्लीट नहीं, वो रोबोट है। एक काम करता रहेगा तो वो गधा ही है। तो हॉबीज क्यों चाहिए इंसान को? क्योंकि वो अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करेगा, एंटरटेन करेगा, तभी जाके कुछ स्ट्रेसफुल काम पढ़ाई वढ़ाई करेगा तो होगा ना। तो इसलिए मैं क्या करता था कि मेरा तरीका ऐसा था, मेरा हॉबीज है मूवीज एंड वेब सीरीज देखना, पता है तेरे। तो मैं क्या करता था कि पढ़ाई करता था, आधा घंटा पढ़ूंगा, आधे घंटे से ज्यादा किसी का लंबा पढ़ाई नहीं होता है, और सीरियस टाइम पे हो जाता है, एग्जाम पास में होगा तो बाकी लंबा साल भर पढ़ाई करने में मैं आधा घंटा पढ़ता था, 10 मिनट मूवी देखूंगा, जो मूवी कंटिन्यू होगा मेरा। तो मेरे लिए ऐसा था, जिसके लिए नहीं है वो मत करे, क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको जैसा जो भी हॉबीज है वो उसको कंटिन्यू करो। और पढ़ाई मेरा ऐसा था कि आधा घंटा पढ़ता था, 10 मिनट ब्रेक, मतलब उसमें मूवी देखता था, नहीं तो घूम के आ जाता था दोस्तों से ऐसे बात करके, और पढ़ाई करके ऐसे आधा आधा घंटा जोड़ जोड़ के 6 घंटा मेरे को करना था दिन में। और एग्जाम के टाइम पे 8 घंटा 10 घंटा हो जाता है, मैक्सिमम 10-12 घंटा एग्जाम के 1-2 दिन पहले, और इतना और ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने हमेशा। 6 घंटा, 7 घंटा भी नहीं होता था साल में, हमेशा 6 घंटा। एग्जाम के लास्ट पहले कुछ दिन में 7-8 घंटा, और एग्जाम के पिछले 3-4 दिन में 8-10 घंटा। और बाकी दो मैं अकेला नहीं रह पाता हूँ, इसीलिए मैं एमएससी किया, ताकि एक तो बैकअप रहे कि अगर सिविल सर्विस नहीं हुआ तो एमएससी में कुछ करूंगा, पीएचडी करूंगा या जो भी करूंगा।
और दूसरा है कि हॉस्टल में रहूंगा तो हॉस्टल लाइफ में मजा लगता है, दोस्त लोग रहते हैं, और अकेले रहोगे तो डिप्रेशन होता है। इसलिए चारों ओर दोस्त लोग रहेंगे, कुछ जो भी रहेंगे, हॉस्टल में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वहाँ यस सर। चलता रहेगा तो अच्छा लगता है कि कुछ तो हो रहा है, मजा मस्ती रहेगा। नहीं तो अकेले रहोगे तो डिप्रेशन होता है। मैंने यही सोच के एमएससी किया था, यही सब फैक्टर देख के। और जिसका जो भी है, जिसको अकेला रहना पसंद है वो रह सकता है, वो अपना पर्सनल चॉइस है, वो मेरा चॉइस था। तो मैंने यही सब अप्लाई किया था कि डिप्रेशन एंग्जाइटी ना हो, इसीलिए यही सब मेरे दिमाग में रख के पढ़ाई कंटिन्यू किया था। और भगवान को भूलो मत, ये मत सोचो कि नास्तिक हो, मतलब ये मत सोचो कि कोई नहीं है। भगवान को पकड़ोगे तो दिमाग में एक बिलीफ रहता है कि कोई है जो कि मेरा कर्म देख रहा है, एक ना एक दिन फल देगा। भगवान, यस विश्वास रहेगा तो मन में एक शक्ति रहता है। वो शारीरिक शक्ति से बस इंसान जीतेगा नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। और माइंड में स्ट्रेंथ आता है विश्वास से। और विश्वास छोटी बड़ी चीज, छोटी चीज नहीं है वो, सर। थोड़ा सा भगवान को ऐसे करने से लगता है कि भगवान कर देंगे, मन में आ गया तो हम कर लेंगे, ठीक है, तुम करेगा, ठीक है। कोई ऐसे बोल देता है कि दोस्त लोग, अपने लोग बोल देते हैं कि तू कर लेगा करके, तो इससे हो जाता है मन में, माइंड में आ गया तो कर लोगे तुम। और फिर एक टाइम के बाद वो फेज आ जाती है कि अब यार नहीं हो रहा, फिर वो किसी और प्लान की तरफ जाते हैं और ये लूप में फंसते जाते हैं। सर जो मेन प्रॉब्लम अभी हमारे एग्रीकल्चर में है, यही मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा एएफओ के एग्जाम्स होते हैं सर, वहाँ पे क्या है कि बच्चा 3 साल पढ़ रहा है, 4 साल से दे रहा है। अब सर जैसे ग्रेजुएशन में 4 साल हम एग्रीकल्चर पढ़ के आ रहे हैं, उसके बाद एएफओ में भी वही सेम सिलेबस है, लेकिन फिर से उसके लिए 4-5 साल देने पड़ रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं ये सब रीजन है, क्योंकि वो सिर्फ भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। जो है 10-10 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर उसका जो मेंटेलिटी है वो बड़ी कम होती जाती है सर, मेमोरी वगैरह। दूसरी चीज सर ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि जैसे कोई भी आप करियर प्लान चूज कर रहे हो, हमेशा अपना बैकअप रखो। जैसे कि सर ने अपनी यूपीएससी की जर्नी रखी, उसके साथ एमएससी उनका चल रहा था। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारे सर हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे एमएससी में, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर उसके लिए भी। थैंक यू। तो इसके साथ ही सर और क्या ऐसे चैलेंजेज है जो आपने आपकी जर्नी में फेस किए हो? तो एक चीज मेरे को याद आया कि Yes, sir. मेरे मेंटल स्ट्रेस के टाइम पे एंग्जाइटी जैसे होता था कि हर दिन इंसान सोचता है ना, जितना भी आप कूल हो, जितना भी चिल कर लो, मन में आएगा कि होगा कि नहीं होगा करके, ये Yes, sir, डर हमेशा exactly. रहे। तो मैं क्या करता था कि मैं गीता का जो इंस्टाग्राम में से चलाते तो गीता का रील्स आता है, तो भगवान पहले जब बच्चे थे हम लोग सब समझ नहीं पाते थे कि कर्म करो फल की आशा मत करो, तो हम लोग तो क्या बकवास चीज है, अभी भगवान ऐसे कैसे बोल रहे, फल की आशा तो रहेगा ना। तो बिल्कुल यही सर। सोच के उस टाइम पे समझ में नहीं आता था, लेकिन पढ़ाई करते टाइम पता चला कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फल के बारे में सोचोगे तब भी जाके टेंशन आएगा, एंग्जाइटी होगा कि नहीं करके। तो एक ही चीज, जैसे धोनी बोलता है कि प्रोसेस पे ध्यान दो रिजल्ट आ जाएगा, तो वही चीज करना है कि बस अपना प्लान बनाओ, बाकी माइंड को सोचने मत दो। इतना बस खुशी होने से ही सक्सेस आएगा, सक्सेस होने से खुशी नहीं आएगा। मैंने अपने आप को बोला था कि देख, हर दिन खुश रहना है, एक दिन सक्सेस मिल जाएगा उसके बाद खुशी नहीं आने वाला। मैं खुश रहूंगा तभी जाके अच्छा काम कर पाऊंगा। इसीलिए मैं क्या करता था कि जैसे हॉबी था मेरा, तो मेरे को जो खुशी लगता है वही मेरा हॉबी है, तो मैं पढ़ाई करता था। उसके बाद तुरंत अब ब्रेक लूंगा तो सोचने में जैसे ना आए, तुरंत मूवी देखा मैंने, तो 10 मिनट कंटिन्यू किया, फिर 10 मिनट हो गया, फिर बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर पढ़ने शुरू किया। मेरा आधे घंटे टारगेट रहता था। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 8:30 हुए हैं, 8:30 से मैं 9 बजे तक पढ़ूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि मन को 8:30 9 बजे के बाद मूवी देखना है, ठीक है, अभी पढ़ ले, यही बोल के पढ़ता था। और इतना पता था कि देखो, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा, सोचना नहीं है, कुछ भी हो माइंड को सोचने ही नहीं देना है, और सोचोगे तभी जाके टेंशन आएगा। तो पूरा यही प्रोसेस फॉलो करते रहो कि माइंड को सोचने नहीं देना है, काम करते रहना है, और जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वही करो। और यही करते करते प्रिपरेशन होता जाएगा। और काम की चीजों पे ध्यान रखो, बस थियोरेटिकल ऐसे मत रहो, प्रैक्टिकल जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देना है, ये सब करते रहोगे तो पता चलेगा कि
सच में हम कितने पानी में हैं, मतलब क्या क्या एक्चुअल में करना है वो सब। और क्या क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन और क्या सर एक ये था कि जैसे चैलेंजेस वगैरह के बारे में था सर। चैलेंजेस? भाई देखो, एमएससी जब कर रहा था मैंने यही सोच के गया था कि वहां पे काम कम होगा, लेकिन ये ऐसा था मेरा कि मेरे को ऐसे गाइड मिले कि मतलब दिन भर काम करता था। 9 बजे से जाऊंगा, शाम को 6 बजे, 6:30, 7 भी बज जाते थे कभी। तो बच्चे मतलब मैं पूरा एकदम आऊंगा, रात हो गए होंगे, और एक पैडी का बैग लेके, मेरा राइस था, राइस का 28 वेराइटी थे, 28। तो उसको मैं फील्ड से ऐसे पूरा मिट्टी के साथ उठा के, मिनिमम 70-80 केजी के बैग उठा के अपने कंधे पे उठा के लेके आता था लैब में। वहां पे उसके रूट को धोता था, इतना पूरा पूरा फिजिकल लेबर करता दिन भर। उसके बाद आके 6 बजे से लाके 7 बजे तक सोता था, फिर 7 से 7:30 फ्री होके फिर पढ़ाई करता, 3-4 घंटे पढ़ता था। और मैं क्लास में जब पढ़ाई होता था, मैं क्लास में सुनता नहीं था एक्चुअली, पीछे बैठ के पढ़ लेता था। ये कॉलेज यूजी पे में भी देखा है सर। वही करता था। तो ऐसे कर करके मतलब डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई करना क्या है, मुझे क्या चाहिए। किसी को कोई क्या बोल रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं है। मुझे चाहिए यही कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। और मेरे को तब पता चल गया था कि स्टेट में ही रहना है, तो स्टेट सिविल सर्विस में ही मैंने फोकस किया था। बाकी और चैलेंजेस बाकी सबके लाइफ में ये होता है कि बाकी कमेंट मारेंगे आपके सामने, आपसे कम पढ़े हुए बच्चे का जॉब हो जाएगा, आपको खराब बिल्कुल। लगेगा, आपको लगेगा कि भाई मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, भगवान मेरे से खराब, मतलब मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा भाग्य खराब है क्या, ये माइंड में आएगा। उसके बाद घर वाले, मतलब ज्यादा एज होगा तो घर वाले बोलेंगे, लड़की हो तो शादी के लिए शादी के बोलेंगे। प्रेशर आता है, बिल्कुल सही बात है सर। और बाकी मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सबका है। तो इसके लिए हर एक चीज के लिए मैं क्या करता था कि कमेंट मारेंगे तो उनको कुछ बोलना नहीं है, कोई भी कुछ ही बोल दे रहा है, हाँ बोल देना है, नहीं तो हंस देना है, क्योंकि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। और जब सक्सेस आएगा तब पता चल जाएगा। और ऐसे नहीं सोच के रखना है कि जैसे खान सर बोले थे कि सक्सेस में आएगा तो दो दो मिठाई उनके घर में भेजना है, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि रिवेंज करोगे तो वो फिर से मतलब आपके ऊपर, मतलब फिर से आपको कमेंट खराब ही। करेंगे। अगर आप अपने से बात नहीं कर रहे हो दिन में एक बार, तो आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दिया। किसके साथ? मोस्ट मतलब सबसे एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग मिस कर दिया। तो आप वही खुद ही एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो, आप होने यस वाले सर। हो जाओगे। जैसे मैं खुद ही एक एस्पिरेंट था, आज हो गया हूँ, तो मतलब हो गया तो मुझे मुझसे बोलना पड़ रहा है। तो तब मैं खुद को बोलता था कि भाई मैं कुछ हूँ, खुद को बोलना पड़ता है। तो आपको हमेशा खुद से बात करना चाहिए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जॉब वॉब भी हो जाएगा उसके बाद भी यही चीजें काम देगी कि खुद से बात करना है। ठीक है, तो खुद से बात करके क्लैरिटी रखना है कि मुझे करना है, तो कुछ भी हो जाए तो मैं करूंगा, यही सोच के मेंटली क्लैरिटी रख के रखोगे, तभी जाके मेहनत करने के लिए आएगा अंदर से। यस सर। सर जैसे कि एक कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो अभी फाइनल ईयर में या ग्रेजुएट हुआ है, अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में करना चाहता है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? आप पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पूरा एक बार बता दो। कौन कौन से बुक्स जैसे रेफरेंस वगैरह आप देना चाहते हो, या फिर कोचिंग मटेरियल्स और वो सब, आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दो। देखो, यूपीएससी मैंने प्रिपरेशन किया था, मेरा हुआ नहीं है, इसीलिए आपको अगर गाइडेंस मेरा लेना है तो ले सकते हैं। मैंने प्रिपरेशन किया है, मैं किया नहीं है, क्लियर नहीं किया है, इसीलिए आप मेरा सजेशन इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं स्टेट सिविल सर्विस क्लियर किया हूँ, इसीलिए जितना भी जानता हूँ उतना मेरे ज्ञान से बोल रहा हूँ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, और एक होता है एथिक्स, एस्से, ऑप्शनल। ठीक है, 4 मेन जीएस हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद एथिक्स, एस्से, ऑप्शनल। तो मैंने हिस्ट्री के लिए पढ़ा था स्पेक्ट्रम का बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट एंड मेडिएवल के लिए पढ़ा था तमिलनाडु बोर्ड का 11th वाला बुक। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने पढ़ा था विजन आयस का एक लेक्चर था वीडियो, जो
वो मैंने फॉलो किया था, उसका नोट्स भी बनाया था, उसका नोट्स भी अवेलेबल है, गूगल में कर लोगे, फ्री यूपीएससी वेबसाइट करके एक है, वहां से मिल जाएगा। और वो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने फॉलो किया था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर लेंथी होता है बहुत ज्यादा और क्वेश्चन भी कम आता है, इसीलिए वहां से मैंने फॉलो किया था। उसके बाद आया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने ओनली पढ़ा था 9 से 12 तक का एनसीईआरटी, और कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने जिंदगी में, कोई बुक भी नहीं उठाया। और उसी में मैंने मैथ्स में अपना ऐड करता गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल बुक में लिखा है और मैप में दिया नहीं तो मैं गूगल से सर्च करता था और मैप में ऐड कर देता था, क्योंकि मैप में आपको खुद को ऐड करना है, मैंने ऐसे किया था। तो ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद आया पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैंने ओनली लक्ष्मीकांत पढ़ा है। पहले एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा था, लेकिन उसको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ा है मल्टीपल टाइम, कितनी बार पढ़ा मुझे भी नहीं पता। उसके बाद आया कौन सा, इकोनॉमी। इकोनॉमी मैंने पढ़ा था मृणाल सर का, मृणाल लेक्चर मिल जाए, वो उनके वो वन ऑफ द फेमस है लेक्चर इकोनॉमी के। हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। उसके बाद आया एथिक्स। एथिक्स में मैंने थ्योरी व्योरी पढ़ने की कोशिश किया था, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो मेरे को सीनियर या वो यूपीएससी के पुराने टॉपर्स भी वही बोले थे यूट्यूब में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह पढ़ लो, और बाकी जितने भी की टर्म है बस उनके डेफिनेशन वगैरह लिख दो और अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख दो, मतलब सारे हेडिंग्स का जो जो सिलेबस के कीवर्ड है उनका एग्जाम्पल खुद से बनाना है अपने लाइफ से, और बाकी प्रीवियस 3-4 ईयर के मैंने आंसर पढ़ लिया था और उसी को ही मल्टीपल टाइम पढ़ के गया था, हो गया। ऐसे का कोई भी एक ऐसे बुक खरीद लो, हो जाएगा, समझ जाओगे तो लिख दोगे, कंटेंट मिल जाता है। और कंटेंट मैंने क्या किया था कि मैंने मेंस के टाइम पे पहले के लिए बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हो जाता है, और सी सेट के लिए मैथ रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल है यूपीएससी का। स्टेट एग्जाम के लिए भी वो हो जाएगा, कौन कौन से स्टेट एग्जाम में नहीं है, जैसे बिहार पब्लिक से बीपीएससी में, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के लिए, तो उसमें इतना टेंशन लेने की नहीं। यूपीपीएससी में आता है, ठीक है, हमारे में आता है मैथ रीजनिंग। तो यूपीएससी का सी सेट का लेक्चर मारोगे यूट्यूब में आ जाएगा, वो अवेलेबल है। तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस आधा आधा घंटा देता था, वो हो गया। फिर क्या, वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस में क्या किया कि मेंस में कुछ भी करो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि आप पढ़ नहीं सकते, बुक पढ़ के नहीं, मतलब होगा नहीं होगा नहीं। नहीं, ओके सर। मैंने क्या किया था कि मेंस ज्वाइन कर लिया मॉक टेस्ट, तो वो क्या करता है कि एक शेड्यूल देते हैं कि ऐसा ऐसे ये चैप्टर कवर होता जाएगा। तो पहले एक हफ्ते में मैंने क्या किया कि पहले पढ़ा और उसी हफ्ते में रविवार को जो एग्जाम था उसके लिए वो जाके लिखा। मैं कुछ भी नहीं लिख पाया, इतना पढ़ा था कुछ भी नहीं लिख पाया। तो मैंने एक दोस्त को पूछा जो क्लियर कर चुका था पिछले साल, तो वो बोला कि एक काम कर कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन का आंसर बस लिखते जाओ, जो वो देंगे। एग्जाम हो गया, उस दिन शाम को आ जाएगा उसका आंसर उसके ऐप में। तो वो ही आंसर को मैं लिख लिख के लिख देता था 2 पेज में, 10 मार्क का 2 पेज, 15 मार्क का 3 पेज। तो ऐसे लिख के रखता था और उसी को ही रिवाइज करके गया, उसी में ही पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं मॉक टेस्ट में। तो उसी को ही रिवीजन करके जाना है, क्योंकि समंदर है, इतना पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। पूरा सिलेबस कोचिंग वाले जो भी देते हैं, मेंस और इंटरव्यू के लिए कोचिंग जाना जरूरी ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मेंस में मैंने यही किया था कि जो भी वो लोग दिए हैं क्वेश्चन उसका आंसर लिख के रखता था, उसी को ही रिवीजन करके गया हूँ। और मेंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे नहीं, 30-40% क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको जितना भी वो पढ़े हो उसी से लिख दोगे आप। ये सबके लिए होता है। सेम मेंस हो गया। एथिक्स बोला था आपको कि मैंने Yes, पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर पढ़ दिया था और की टर्म का डेफिनेशन गूगल से लिख दिया था और एग्जाम्पल मैं खुद का ऐड किया था। फिर आ गया इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या हुआ था कि मैंने मॉक टेस्ट दिया था, मॉक इंटरव्यू दिया था 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, और उसी टाइम पे जो करंट न्यूज चल रहा होगा उसका स्टडी आईक्यू के वीडियो आते हैं ना, उसमें कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, क्या चल रहा था, वो सब दे देगा। तो इसी को yes, sir. नोट्स बना के और अपने बारे में इंटरव्यू का अलग से प्रिपरेशन है, तो उसके किया था। यही था प्रिपरेशन में। ठीक है सर। इसके अलावा जैसे कोई और एग्रीकल्चर आपके लिए लास्ट, मतलब लास्ट में अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहते हो जो वो इम्प्लीमेंट कर सके और वो भी जो भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस पा सके। देखो एग्रीकल्चर वाले, अगर आपको सिविल सर्विस वाला मैंने जो बोलना था बोल दिया हूँ।
बाकी जो भी एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है एग्रीकल्चर रिलेटेड या एमएस, इसके लिए भी सेम मतलब माइंडसेट सेम ही रखना है कि देखो एग्जाम मेरा है, ठीक है, क्लियर करना है, इतना टाइम होगा कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम इस महीने होता है, आता है ना डेट, तो यस इसी सर। महीने होता है कि आपको मतलब वैसे मतलब हड़बड़ाना नहीं है, कुछ भी करो उसके बारे में पहले रिसर्च कर लो कि भाई ये क्वेश्चन आता है, सारे एग्जाम का अलग होता है कि ये क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं, ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो नहीं होगा। जो क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आता है प्रीवियस क्वेश्चन में देख के, यूट्यूब में भरपूर लेक्चर पढ़े होंगे, बहुत भरपूर टॉपर बोले होंगे, वो टॉपर्स का सुनना है, सबका सुन के अपना सा एक नोट बना के रखना है कि यही वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर लो, मॉक टेस्ट वगैरह दो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वही सब करो, और एग्जाम रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, हमेशा बोल के रखो कि होगा, और इतना मतलब प्रिपरेशन करो कि सोचने का टाइम नहीं होगा, सोचोगे तभी जाके टेंशन होगा, सोचोगे दुखी होगे, सोचोगे डिप्रेशन में जाओगे। तो कंटिन्यू करो ऐसा पढ़ाई, और जब एग्जाम पास में आ जाए तब मजे मस्ती थोड़ा कम कर देना, और लास्ट के 10-15 दिन तो भूल ही जाओ मजे मस्ती, वही मजा मस्ती है आपकी पढ़ाई। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के गया, और एमएससी करके पीएचडी करना जो चाहता है उसके लिए तो लंबा जर्नी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एमएससी मैंने किया है और उसके बाद में सोच लिया कि भाई पीएचडी करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे से नहीं होगा। जिसका मन है तो उसके लिए मैं वही बोलूंगा कि पेशेंस बहुत चाहिए। एमएससी में मैंने जो सीखा, मतलब एमएससी मेरे लिए वेस्टेज ही था, फिर भी मैं लाइफ में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, भगवान हर किसी के लिए कुछ जो भी देता है वो कुछ ना कुछ रीजन के लिए, वो मेरे लिए ये सबक सीखा है कि चलो कुछ भी ना हो तभी भी अपने आप को कैसे ठीक रखना है, अपने आप को पेशेंट रखना है कि कहीं ना कहीं से भगवान हेल्प करेगा, इतना प्रेशर में फिर भी अपने आप को निकल के आना है, क्योंकि खराब समय में ही अच्छा प्लेयर खेलता है। अगर बिल्कुल सर। तुम गलत जिम्बाब्वे मैच के में अच्छा खेलोगे तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड उसके साथ ही वर्ल्ड कप के मतलब क्रुशियल पॉइंट में तभी जाके खेलोगे, तभी जाके होगा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा है तभी आपको अपने आप को खुद से बात करके मोटिवेट रखना है, ये खुद को ही करना पड़ेगा, सब कुछ अवेलेबल है, और इतना ज्यादा ढूंढो मत, सब कुछ आपके पास है। मेरे पापा बोले थे कि जो नदी के पास होके कुआं खोदता है वो गधा ही है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके पास सब कुछ है, आंखें बंद करके खुद से पूछोगे, आपको सभी पता है, सारा नॉलेज सारा मोटिवेशन पता है, मोटिवेशन देखना भी नहीं पड़ेगा, तो पता है उसको इम्प्लीमेंट करो। रियल इम्प्लीमेंटेशन इज द स्मार्टनेस, रियल स्मार्टनेस, इम्प्लीमेंट यस। नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल स्मार्टनेस। स्मार्ट स्टडी बोलते हैं ना उसको, यस सर। यस सर। इम्प्लीमेंटेशन को ही स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। सोच सोच के दिन जिंदगी बीत जाएगा, कोई नहीं सुनेगा। आप जिसको भी आज पूजा कर रहे हैं वो लोग करके गए हैं, वो बोलते नहीं, आपसे बात भी नहीं किए, फिर भी आप उनको वाह वाह बोलते। इसीलिए अगर करोगे तभी जाके कुछ होगा, सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एक एक चीजें जो है वैल्यूज, एक एक लाइन, जैसे कर्म करने से फल मिलेगा, बस उसी लाइन को ही पकड़ के रखो, ज्यादा मत सोचो तिगड़म, मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, सिंपल है, यही पढ़ोगे तभी जाके होगा। मतलब जैसे सिंपल चीजें रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, यही करते चलो, प्रोसेस पे ध्यान दो, हो जाएगा। सभी ऐसे खुश रहो खुशी रहो और पढ़ाई करो, और क्या, ज्यादा नहीं बोलना है, सब बोल चुका हूँ। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि मनमत सर ने जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छे से डिटेल में बताया है। इसके साथ ही जैसे सर हमारे बच्चे हैं, मेरा एक ग्रुप है और भी यूट्यूब के थ्रू भी या टेलीग्राम के थ्रू भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर फ्यूचर में कभी क्वेरीज होगी तो मैं मेरे थ्रू आपके कन्वे कर दूंगा। तो कभी होगा फिर से हम चाहेंगे कि आपके साथ सेशन करने का मौका मिले। तो जरूर। थैंक यू सो मच सर, आप आज आए और आपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस सब शेयर किए। थैंक यू सो मच गुप्ता जी, मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पे, और बढ़िया से मेरा इंट्रोड्यूस किया, और एक मतलब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी अपने जो डिजायर्ड गोल है वहां पे पहुंच जाए, और सभी खुशी रहे, और अगली बार आप खुद ही आके यहाँ पे इंटरव्यू दे गुप्ता सर को, और अपने आप को इमेजिन कर लो ये जो वीडियो चल रहा है यहाँ पे खुद ही बैठे हो करके, एक टाइम आएगा सब सब आके यहाँ पे इंटरव्यू दोगे। और गुप्ता जी आपको भी मैं एक गुड विश करना चाहता हूँ कि ये चैनल बहुत आगे जाए,
और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, मेरे को भी पढ़ाने का बहुत मन है कि मतलब जो थैंक भी यू कुछ सर। किया। हाँ, तो ये बहुत बड़ा नेक काम है और बढ़िया से आपका चैनल ग्रो करे और बच्चे बहुत सारा सक्सेस पाए और सबको ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए। बस इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।